नमस्कार, मैं हूं वकील अहमद। नेशनल मंथन की खास पेशकश बातों बातों में आपका स्वागत है। आज बातों बातों के इस खास प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सबसे पहले चलिए मैं उनका तारुफ करा देता हूं। आप हैं प्रीतम सिंह जी, आपका स्वागत है। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहला सवाल ये आता है कि राजनीति की शुरुआत जो हुई है आपकी, ये आपको अपने संघर्ष से मिली या विरासत में मिली? देखिए, जब हम राजनीति की शुरुआत की बात करते हैं तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे विरासत में भी मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया वो ब्लॉक प्रमुख से प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक के रूप में कार्य करने का मौका मिला और उत्तराखंड राज्य के अंदर विधायक के रूप में भी और मंत्री के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला है। राजनीति अगर विरासत में मिली है तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ विरासत में मिली है उसी आधार पर चलती है। उसके बाद व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि वो अपने राजनीतिक जीवन में किस तरीके से कार्य करने का काम करता है। राजनीति का दौर ये काफ़ी पुराना आपने देखा है, तो आज जो राजनीति है, क्या राजनीति की परिभाषा बदल गई है या राजनेताओं की परिभाषा बदल गई है? क्योंकि दौर काफ़ी बदला है और वो दौर के तहत आप आज की राजनीति को देखते हुए क्या कुछ कहें? नहीं, देखिए, स्वाभाविक बात है, देश की आज़ादी के बाद जब इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना के बाद जो लोग राजनीति में आए, निश्चित रूप से उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन राजनीति में रहते हुए हर व्यक्ति का ये प्रयास होता है, ये कोशिश होती है कि वो समाज की सेवा करने का काम करे और जिन लोगों ने जो दायित्व उनको सौंपा उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करने का काम करे। और मैं समझता हूँ कि जब दौर बदलता है तो स्वाभाविक बात है कि राजनीति में भी परिवर्तन आता है। आज परिवर्तनशील हर चीज़ है तो राजनीति में भी परिवर्तन आना अवश्य है। अच्छा, जिस तरीके का बदलाव आज आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस संतुष्ट है इस बदलाव से? क्योंकि प्रदेश की जो हालत है इस वक्त, क्योंकि जनता दरबार जितने भी लगे हैं, किसी ने जहर खाया है, किसी ने जहाँ एक और ये नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं की सुरक्षा करो। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि मुख्यमंत्री के दरबार में महिलाओं के साथ ये सब जो है ना व्यवहार किया जाता है। उस पर विपक्ष का क्या कहना है? क्या विपक्ष खामोश क्यों है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा के उस चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे में बनाने का काम किया और जब सरकार का गठन हुआ तो सरकार से बड़ी अपेक्षाएं उत्तराखंड के लोगों को थी। जो वादे 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के माध्यम से किए गए, उत्तराखंड के लोगों को ये विश्वास था, ये भरोसा था कि हमने डबल इंजन की सरकार गठित की है तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा, प्रदेश विकास के रास्ते में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा और जो हमारी और भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का काम करेगा। लेकिन सरकार गठन के बाद जिस तरीके से जो प्रदेश के अंदर सरकार स्थापित है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी जन विरोधी निर्णय इस सरकार ने लिया, कांग्रेस के लोगों का जो दायित्व था, जो उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस के लोगों पर जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम करें, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। सदन से लेकर सड़क तक हमने सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। अब आपने कहा कि जनता दरबार में जो है एक महिला अध्यापिका के साथ जो है जिस तरीके का व्यवहार हुआ, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जब जनता दरबार लगता है उस जनता दरबार में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्या उठाने का अधिकार भी है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। लेकिन जो घटना घटित हुई है, मैं समझता हूँ कि ये
इस लोकतंत्र के लिए भी कह लीजिए, या इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है, ये मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि अध्यापिका को भी जो है संयमित रहना चाहिए था, संयम बरतना चाहिए था। वो मुख्यमंत्री जी से बात कर रही थी, संयमित रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की भाषा का वहाँ पर प्रयोग हुआ है, मैं उसको कदापि उचित नहीं मानता हूँ। और हम मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि जो अध्यापिका की पीड़ा है, मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेने का काम करें, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत है और वहाँ पर कार्यरत होने के कारण वो सुगम क्षेत्र में अपना स्थानांतरण चाहती थी। उनके पति का देहांत भी हो चुका है, छोटे बच्चे उनके पास है, इसीलिए ही वो मुख्यमंत्री के दरबार में गई। मुझे लगता है कि वो कई अधिकारियों के पास भी सुनिश्चित रूप से गई होगी, लेकिन जब उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, उसको ध्यान नहीं दिया गया, तभी वो जनता दरबार में गई और जनता दरबार में अपनी बात कहने का काम अध्यापिका ने किया। लेकिन जो भाषा थी, जो शैली थी, वो मैं समझता हूँ कि उस पर जो है अध्यापक को जो है संयम और नियंत्रित भाषा का प्रयोग करना। लेकिन 2015 से वो जो है ना विधवा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है, वो लिमिट अगर पूरी जनता ही इस तरीके से जो है ना खो देगी तो अरे एक आका, सूबे का आका, एक जिम्मेदार व्यक्ति वो इस तरीके की भाषाएं प्रयोग करते हैं कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, तो उस पर जो है ना विपक्ष की भी आवाज़ जो है ना कुछ। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम लोकतंत्र के अंदर रहते हैं और लोकतंत्र में जहाँ हमारे अपने अधिकार हैं, वहीं पर इस लोकतंत्र में हमको ये भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करना होगा कि हम लोकतंत्र को मजबूत करते हुए और अपनी बात जो है संयमित तरीके से कहने का काम करें। मैं मान सकता हूँ, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि भाई जो महिला अध्यापिका है उसकी एक पीड़ा थी, उस पीड़ा का इजहार उन्होंने निश्चित रूप से तमाम अधिकारियों से किया होगा और उनकी समस्या का जब समाधान नहीं हुआ तो अंतोगत्वा वो मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गई। तो जनता दरबार में जाकर के उनको भाषा संयमित रखनी चाहिए थी। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि भाई हम एक तो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अपना हृदय विशाल करे और जो अध्यापिका की समस्या है उस समस्या का समाधान हो, ताकि वो जो है विधवा है, अध्यापिका है, अपने बच्चों के पास रह सके और बड़े लंबे समय तक वो दुर्गम क्षेत्र में रही, अब जो है क्या नाम वो सुगम क्षेत्र में आ सके, यह मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं। आपने कहा कि मंत्री के जनता दरबार में व्यापारी ने आत्महत्या करने का काम किया, ये आपने देखा, उसका वीडियो वायरल हुआ है। जो व्यापारी है वो व्यापारी जो है मंत्री के दरबार में जाकर के इस बात को कहता है कि मैंने जहर का सेवन कर लिया है और नोटबंदी और जीएसटी से मेरा व्यापार तबाह हो गया है और मेरे पर जो है कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार जनता दरबार में वहाँ पर लोगों ने व्यापारी से किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अंतोगत्वा व्यापारी जिंदगी और मौत से जूझते हुए मौत को गले लगाने का काम उन्होंने किया है। तो ये तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर नोटबंदी और जीएसटी जिस तरीके से लागू की गई है उससे व्यापारियों का व्यापार तबाह हुआ है और एक नहीं, उत्तराखंड राज्य के अंदर 3 व्यापारियों ने आत्महत्या करने का काम किया है। ये गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ केंद्र की सरकार के लिए भी और राज्य की सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो कृत्य केंद्र की सरकार ने किया उसकी वजह से जो है आज कई लोग मौत को गले लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी के बारे में उस समय क्या कहते थे और जब प्रधानमंत्री बने तो जीएसटी के बारे में जो है उनका बयान एकदम बदल जाता है। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि कांग्रेस जो जीएसटी लाने की बात कर रही थी जिसका स्लैब जो 14% था और जब ये प्रधानमंत्री जी जीएसटी इस देश के अंदर लाए तो 28% तक का स्लैब है, तो उससे स्वाभाविक बात है कि लोगों का इस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। तो ये तो केंद्र सरकार की विफलता है।
सोचता है। चलिए, जब हाल ही में अभी शहर के अंदर अतिक्रमण का मामला काफ़ी कुछ गरमाया हुआ है, कुछ न्यायालय के फैसले आते हैं जिन पर जो है ना अमल हो जाता है, कुछ ऐसे आते हैं कि जिन पर नहीं हो पाता। हाल ही में जो अभी जो शहर के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, इसको लेकर देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर विगत कुछ माह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार निर्णय लेती है और उस निर्णय के विरोध में लोग न्यायालय की शरण में जाने का काम करते हैं, और न्यायालय के सम्मुख जब अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सरकार के फैसले को न्यायालय परखने का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार निर्णय लेने से पहले उस पर कोई चिंतन और मनन नहीं कर रही है। जिस रूप में अधिकारी विषय को जो है सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, सरकार उसको उसी तरीके से जो है आगे बढ़ाने का काम करती है। उसी की परिणति है कि न्यायालय जो है उस पर इतर निर्णय देने का काम करता है। और ये भी बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार द्वारा जो अधिवक्ताओं की एक फौज जो है हाईकोर्ट में खड़ी की गई है, वो अधिवक्ता भी जो है सरकार का पक्ष जो है न्यायालय के सम्मुख जो है मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए स्थिति बन गई है। और आज आप देख लीजिए, एक नहीं न जाने कितने निर्णय है। नजुल भूमि में भी निर्णय आया है, वो भी सरकार के निर्णय के विपरीत है। आज यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती थी और तमाम जो है साहसिक खेल यहाँ पर होते थे, उसको भी सरकार ने बंद करने का काम किया है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं पर जो है न्यायालय ने रोक लगाने का काम किया है। एक नहीं न जाने कितने निर्णय आए हैं, और अतिक्रमण के परिप्रेक्ष्य में भी न्यायालय ने निर्णय लिया है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई, हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस प्रदेश के अंदर बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं, जिन मलिन बस्तियों को नियमितीकरण की बात भी हुई, और सरकार के माध्यम से उन मलिन बस्तियों में जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम गया है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अगर आज हम उसको उजाड़ने की बात कहते हैं, तो न्यायालय में सरकार को अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। इसी दौरान जो है ना पिछली बार जो है ना आपकी सरकार थी और मलिन बस्तियों को नियमितीकरण की भी बात जो है ना कही गई थी, वो अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई। और अब खास तौर से जनता की उम्मीदें जो है ना विपक्ष की ओर लगी हुई है, टकटकी लगाई हुई। नहीं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष तो अपनी भूमिका निर्वहन करने का काम कर रहा है। ये तो सरकार का दायित्व बनता था कि जिन मलिन बस्तियों में सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा कर दिया है, आज न्यायालय के एक आदेश पर जो है अगर उसको हम ध्वस्त करने का काम करते हैं तो इस प्रदेश के हजारों हजार लोग जो है बेघर हो जाएंगे। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि बरसात का मौसम है, और इस मौसम में अगर जो लोग बेघर होंगे उनको कहाँ पर रह करके अपना आशियाना ढूंढने का काम करेंगे। तो सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो तमाम विषय जो न्यायालय के अंदर रखने का काम करते। जो अधिवक्ताओं की फौज खड़ी है, वो सरकार का पक्ष मजबूती से अगर रखते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और हम तो कहना चाहते हैं कि सरकार अतिक्रमण अगर समाप्त करना चाहती है तो उसका परीक्षण ठीक से करे और न्यायालय में अपना पक्ष ठीक से प्रस्तुत करने का काम करे, ताकि जो लोग जो है अनायास बेघर हो रहे हैं उस पर रोक लग सके। अच्छा, सरकार जब से आई है तब से जीरो टॉलरेंस का दम भर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं कुछ लोगों ने खोले हैं, तो उनको लेकर जो है ना हमें समझ में नहीं बात आती है कि जो है ना, देखिए, जिस दिन से सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह उठ करके एक बात बड़े पुरजोर तरीके से कहते हैं, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, यदि इस सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो NH-74 की CBI जांच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बाहर तो बहुत बयान दिए, लेकिन सदन के अंदर भी खड़े होकर के इस बात को कहा कि NH-74 का जो प्रकरण है उसे जो है CBI ने टेक ओवर करने का काम किया है, लेकिन अंतोगत्वा CBI इसको टेक ओवर नहीं करती। केंद्र की सरकार भी इस बात को कहती है कि NH-74 की CBI जांच नहीं होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर कितना जीरो टॉलरेंस है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि
हमारी जो एसआईटी है वो बहुत अच्छी जांच कर रही है, कई अधिकारी जो है जेल में है। और एसआईटी की जांच पर तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने ही प्रश्न खड़ा करने का काम किया है। वही इस बात को कहते हैं कि एसआईटी की जो जांच है वो किसानों तक सीमित है और छोटे अधिकारियों तक सीमित है, और जो बड़े मछलियां हैं या बड़े लोग हैं वहाँ तक जो एसआईटी के हाथ नहीं पहुँच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा जीरो टॉलरेंस है। लेकिन हाल ही में न्यूज़ चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता ने एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री झोला छाप हैं, और अगर मान लिया सीबीआई की जांच होती है तो मुख्यमंत्री का खुद ये कहना है कि मैं खुद सीबीआई की जांच के लिए धरने पर बैठूंगा। देखिए, अगर NH-74 की सीबीआई जांच राज्य सरकार कराना चाहती है और राज्य सरकार ने कहा कि हमने रिकमेंड भी जो है सीबीआई जांच के लिए किया है, तो केंद्र सरकार ने उसको जो है टर्न डाउन करने का काम किया है। तो केंद्र में भी जो है भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समन्वय है कि एक भ्रष्टाचार के मामले पर जो है सीबीआई जांच जो है राज्य सरकार जो है अग्रेसित करती है, उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं धरने पर बैठूंगा, तो वो दिन कब आएगा मुख्यमंत्री? जिस दिन आप धरने पर बैठेंगे वो तारीख तो बता दीजिए। ये तो वो बात हो गई जैसे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो 4 साल निकल गए। तो यही स्थिति जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की भी है कि सीबीआई जांच तो होगी लेकिन कब होगी ये पता नहीं है उनको, धरने पर बैठेंगे ये पता नहीं उनको। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है, आपने कहा कि भ्रष्टाचार पर जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो आपको याद होगा जब इस प्रदेश के अंदर सरकार का गठन हुआ, उस गठन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 महीने के अंदर लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। और जब लोकायुक्त जो है विधानसभा के पटल पर रखा गया, तो उस वक्त हम जो है 11 विधायक थे, हम विरोध पक्ष के थे। हमने कहा कि जो लोकायुक्त का बिल जो है सरकार ने सदन के पटल पर रखा है, हम इसको पारित करने का काम करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग कहते हैं कि नहीं, इसे हम प्रवर समिति को भेज देते हैं। तो क्या मंशा नहीं है? बिल प्रवर समिति को चला जाता है, प्रवर समिति की जो बैठक है उस बैठकें भी हो जाती है, लेकिन आज तक उस लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयोग का गठन करेंगे। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, यदि सरकार की वास्तव में मंशा है कि भ्रष्टाचार पर उनका जीरो टॉलरेंस है, तो लोकायुक्त को लाने का काम सरकार है। तीसरी बात मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार को रोकने की बात, तीसरी बात आप देख लीजिए, ट्रांसफर एक्ट आया, विधानसभा से पारित हुआ, और ट्रांसफर एक्ट जो है जब पारित हुआ तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या सरकार हो, दोनों ने जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर ऐतिहासिक काम किया है और हमने ट्रांसफर एक्ट जो है लाने का काम किया है। बड़ी अच्छी बात है। जब सदन में ट्रांसफर एक्ट आया तो हम विपक्ष के लोग थे, हमने भी जो उस ट्रांसफर एक्ट का स्वागत किया। लेकिन आज हो क्या रहा? आज ट्रांसफर एक्ट के विरोध में लोक निर्माण विभाग के जो है अधिकारी हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करने का काम करते हैं। उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा है कि जो ट्रांसफर सुगम और दुर्गम में हुए हैं, एक उन्होंने लिस्ट जारी की है जिसमें अनियमित तरीके से ट्रांसफर एक्ट के इतर जो है ट्रांसफर किए गए हैं। निश्चित रूप से ये प्रश्न सरकार पर खड़ा होता है और मेरा तो आरोप है, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वजह है, बताए प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि विभाग भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या कारण है कि जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का जो ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर एक्ट के इतर कर दिया गया? तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर जो है भ्रष्टाचार की बू आती है। आप आज जो है आबकारी विभाग भी कहता है कि मुझे भी ट्रांसफर एक्ट से अलग किया जाए। आज जो है चिकित्सा विभाग भी के लोग भी कहते हैं हमको ट्रांसफर एक्ट में से जो अलग करने का काम किया जाए। तमाम विभाग इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि हमको ट्रांसफर एक्ट से बाहर रखा जाए। ये ट्रांसफर एक्ट किस बात का, किस काम का? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने की है, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलिए, एक सवाल ये है ना यहाँ पर, ये है कि आपकी सरकार के दौरान जितने भी मुस्लिम समुदाय
या मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले जो भी मदरसे थे उनकी समकक्षता को लेकर आज डिग्री उनको मिल जाती है, लेकिन समकक्षता की कमी की वजह से जो एक सरकारी दस्तावेज वो किसी भी ऑफिस के अंदर लेके जाते हैं वो उनके मान्य नहीं हो पाते। अभी भी शासनादेश की जो है ना फाइलें धूल चाट रही हैं, उस पर आप देखिए, हमारे ज़माने में जो है जो मदरसा वो बोर्ड हैं उसको मजबूत करने के लिए काम किया गया। बहुत सारा काम हमने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की और प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा कि आज मदरसाओं के माध्यम से जो शिक्षा जो अर्जित की जा रही है, उनके जो विद्यार्थी हैं उनको जो है उसकी मान्यता नहीं मिल पा रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस विषय को दिखवाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो इसमें कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का काम करे और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है जो शिक्षा का समान लाभ है वो लाभ मिलना चाहिए। यानी कि मौलिक अधिकार जो है, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप सरकार कार्य करेगी तो स्वाभाविक बात है उनको इसका लाभ मिलेगा। चलिए, आगे निकाय चुनाव भी हैं, 2019 भी एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अंतर्कलह भी कुछ अंकुर दिख रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, इसको आप हमेशा देखते आ रहे हैं। और कांग्रेस के तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं समझता हूँ कि राहुल जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। और मुझे जो दायित्व राहुल जी ने सौंपा है, निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस स्थापित करने का काम करूँ और उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। आपने कहा कि नगर निकाय की और लोकसभा की चुनौतियां हमारे सामने, सही बात आपने कही है। हम नगर निकाय के चुनाव को लेकर भी गंभीर है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी गंभीर है। और जो हालात आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर है, इन हालातों के साथ हम कह सकते हैं कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों पर कांग्रेस पार पाने का काम करेगी। और इस उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रत्येक साथी जो है अपना योगदान देने का काम करेगा। अच्छा, एक दौर ये भी था कि पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस की झोली में हुआ करती। नहीं, सही बात है कि एक समय 5 की 5 लोकसभा सीटें हमारे पास थी, लेकिन जनता द्वारा दिया गया जनादेश जो है सबको स्वीकारी है। जनता ने हमको 2017 के विधानसभा चुनाव में नकारने का काम किया। जनता ने कांग्रेस को कहा कि आप इस प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम करें, तो जनता द्वारा दिया गया जनादेश सिरोधारी। हम आज विपक्ष में है, लेकिन राजनीति में ये दौर चलते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार जो है हम सत्ता से बाहर हुए हैं। हम 1977 में भी सत्ता से बाहर रहे, 1989 में भी सत्ता से बाहर रहे, शाइनिंग इंडिया के दौर में भी हम सत्ता से बाहर रहे, लेकिन कांग्रेस फिर मजबूती के साथ खड़ी हुई और हमेशा हमने जो है सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम किया और इस देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द को उसको बनाने का काम किया। इस देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का काम हमने किया और विकास हमारी प्राथमिकता रही। उस दिशा में हम चले और लोगों ने, देश के लोगों ने फिर से कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है। मुझे यकीन है, भरोसा है, जो केंद्र के अंदर सरकार चल रही है, जो प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये इस प्रदेश के और इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने पर तुली हुई है। ये इस देश के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करना चाहती है, भाई से भाई को लड़ाना चाहती है। देश की जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और जो आगे आने वाला समय है, आप देख लीजिए इस देश के अंदर जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को दर्पण दिखाने का काम किया है। और आज भाजपा इस बात से चिंतित है कि वो किस तरीके से 2019 के अंदर जनता के बीच में जाए, क्योंकि विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक दिखाते हैं, कभी वो जो है क्या नाम आपातकाल की बात करते हैं, कभी वो जो है सांप्रदायिकता का खेल खेलने की बात करते हैं, कभी वो मंदिर की बात करते हैं। ये तमाम इश्यूज लेकर के जनता के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन जनता, देश की जो जनता है, वो भाजपा के
जो चरित्र है, जो चेहरा है, इसको पहचान चुकी है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जो है उसकी विदाई तय है, देश के चौकीदार की विदाई तय है और राहुल जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो है हम नई सरकार का गठन अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल है। यहाँ की राजनीति की जो रीजनल पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों मिली भगत से काम करते हैं कि 5 साल वो करेंगे, 5 साल वो करेंगे। अगर कोई बात भ्रष्टाचार की आती है तो विपक्ष भी खामोश बैठ जाता है, अगर सत्तासीन कांग्रेस रहती है तो भाजपा खामोश बैठ जाती है। तो उनका ये बयान जो कभी कभी आता है उसमें नहीं, देखिए जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी मर्जी से अदला बदली नहीं की जा सकती। सही बात। जनता जो है हर 5 साल के बाद जो है मैंडेट देने का काम करती है। जनता जो है हमको जो है कसौटी पर उतारने का काम करती है। तो उस कसौटी में जो जनता की निगाह में खरा उतर जाता है वो सत्ता में बैठता है और जो खरा नहीं उतर पाता है वो विपक्ष में बैठता है। तो ये तो जनता के हाथ में है, लोकतंत्र है। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि लोकतंत्र के अंदर आदमी जो है जिसमें विश्वास व्यक्त करे उसको सत्ता में बैठाने का काम करते हैं, जिसमें विश्वास व्यक्त नहीं करते उनको विरोध में बैठाने का काम करते हैं। ये तो जो है मैं समझता हूँ जो जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए, पूरे आपको पूरे देश की जनता देख रही है, क्या संदेश देंगे 2019 के लिए? क्योंकि अभी आपने खुल के इस बात को कहा है कि हम पूरी तरीके से जो है सत्तासीन होंगे। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप देखें 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बड़े बड़े वादे देश के लोगों से किए। बिल्कुल, उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 4 साल बाद हम कह सकते हैं कि भाजपा का ये नारा कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 15 लाख आएंगे वो भी तारीख नहीं बताएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा होगा। मैं समझता हूँ 15 लाख तो बहुत दूर की बात, 15 पैसे भी जो किसी के खाते में जमा। सच्चाई है। भाजपा के लोगों ने कहा था, केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। आज हालात आपके सामने है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। गैस के दाम जब हम सरकार में थे, यूपी की सरकार थी, तो उस समय 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज वो सिलेंडर 800 रुपये में मिल रहा है। महंगाई पर कहीं पर भी इस सरकार अंकुश नहीं लगा पाई है। इस देश की जो सरकार है, मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। नौजवान साथी रोजगार मांगने सरकार के पास जा रहा है, सरकार उन पर लाठियां भाजने का काम कर रही है। जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ था नोटबंदी और जीएसटी की मार ने उनके रोजगार को भी छीनने का काम किया है। कहा था कि हम आतंकवाद पर जो है लगाम लगाने का काम। आप देख लीजिए मोदी जी के बयानों को अगर आप देखेंगे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले कही थी कि आतंकवादी सीमा पार से कैसे आ जाते हैं, हथियार सीमा पार से कैसे आ जाते हैं, जबकि सीमाओं पर जो है हमारी जो फौज बैठी हुई है। लेकिन आज हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2014 में जो आपने कहा था, आज वो चीजें कहाँ हैं? आज आतंकवाद से कश्मीर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री जो है विदेश भ्रमण में है। आप देख लीजिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर विषय है। आज देश को चारों तरफ से अगर आप देखें तो चीन ने घेरने का काम किया है। चीन और पाकिस्तान से हमारे संबंध बहुत मधुर नहीं रहे। चीन जो है पाकिस्तान के बीच जो है कॉरिडोर जो है बनाने का काम कर रहा है। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी मुल्क था, जो हमारे साथ कदम ताल करके चलता था, उस श्रीलंका में चीन ने जो है चीन ने जो प्रवेश करने का काम किया है। नेपाल जिससे हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता था, उस नेपाल में भी चीन जो है अपनी रेल पहुंचाने की बात कर रहा है।
और तो और जो हमारा एक छोटा सा द्वीप था जो है मालदीव, मालदीव जैसा छोटा सा द्वीप जो हमारे साथ चलता था, उस मालदीव में भी जो है चीन ने जो है अपना जो है शिकंजा कसने का काम किया। यानी कि देश की सीमाओं को अगर देखें आप तो चारों तरफ जो है चीन जो है भारत पर अपना शिकंजा मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी को इन तमाम चीजों से जो कोई लेना देना नहीं। जनता के लिए देखिए, जनता समझदार है, जनता हर चीज जानती है। इस देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, केंद्र की सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, गरीब व्यक्ति को राशन उपलब्ध नहीं हो रहा, चीनी उपलब्ध नहीं हो रही, मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो मूलभूत समस्याएं हैं उस ओर जो है सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन केंद्र की सरकार की और राज्य की सरकार की अगर इसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँगा तो मुझे कम से कम जो है 3-4 घंटे चाहिए, उतना समय आपके पास नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि देश की जनता केंद्र की सरकार को भी देख रही है, राज्य की सरकार को भी देख रही है, और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के लोग जो आगामी जो चुनौतियां हैं, जो आगामी लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने का काम करेंगे, कांग्रेस को जो है मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये थे आज के मेहमान अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2014 के चुनाव में जो केंद्र की सरकार सत्तासीन है, जो बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, सबको रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, लेकिन आज धरातल पर इनका साफ तौर से कहना है कि कुछ भी नहीं उतरा। जनता इस चीज़ को समझ रही है और आगे आने वाले 2019 के चुनाव के लिए इन्होंने ठोक कर इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस सत्तासीन होगी। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।